बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। डेफिनेट इंटीग्रल, प्रीवियसली हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल को देखा है और हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड को भी देखा हुआ है एट अ ग्रेटर एक्सटेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करता जाऊँगा कि ये जो कोर्स है इसकी ऑडियंस मेनली वो है जो कंप्यूटेशंस के अंदर इंटरेस्टेड है, या जो लाइक समाव ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टाइप्स के स्टूडेंट्स होंगे या कंप्यूटर साइंस की, वो होगी इसकी ऑडियंस। अगर इसके थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे तो वो कोर्स अलग होना चाहिए। यानी कैलकुलस जब आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है जिसमें आप प्रूफ्स या फॉर्मल डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं, और एक होता है इनफॉर्मल जिसके अंदर आप कंप्यूटेशनली चीज़ों को कर रहे होते हैं। सो दिस कोर्स इज बेसिकली mainly based on computations. So what do we mean by definite integral? So आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रल क्या है। अगर इंटीग्रल के अंदर लिमिट्स आ जाती हैं ना, जब अपर लिमिट इसको हम कहते हैं, दिस इज अपर लिमिट जो b है, और ये a जो है लोअर लिमिट है। जब इस तरह का कोई इंटीग्रल आ जाता है, यानी यहाँ पर ये जो b है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, और ये जो a है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक। अगर इंटीग्रल के अंदर अपर और लोअर लिमिट इन्वॉल्व कर रही है तो दिस इंटीग्रल इज नोन टू बी द डेफिनेट इंटीग्रल, राइट। डेफिनेट इंटीग्रल। इसको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं? अंडर सूटेबल अजम्पशंस ओवर f, यानी f की हम कंटिन्यूटी कह रहे होते हैं कि अगर f आपका a और b इंटरवल के ऊपर, यानी a से लेकर b इंटरवल के दरमियान अगर f कंटिन्यूस है, और ये जो f ऑफ x है कैपिटल, ये इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि ये इसका एंटी डेरिवेटिव आया है, तो हम ये जो पूरा है ये बराबर हो जाता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a के। यहाँ पर ये जो f ऑफ b माइनस f ऑफ a है, ये बेसिकली इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल है। आप ऐसे समझिए, ये आपका जो इंटीग्रल है ना, इसका आप पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं। लेट से वो आ जाता है f ऑफ x। तो फिर ये जो लिमिट्स मैंने पुट की हुई है ना, ये इसका मतलब है कि ये जो आपके पास जवाब आएगा इंटीग्रल का, उसको आप f ऑफ b पर फाइंड करेंगे वैल्यू, फिर उसमें से f ऑफ a माइनस कर देंगे। जब हम एग्जांपल्स को करेंगे तो यू विल बी फाइन विद इट, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है अंडर सूटेबल अजम्पशंस, इस सम पीपल ऐसे भी कहते हैं कि ये f ऑफ x प्लस c जो है ये इसका एंटी डेरिवेटिव है, लेकिन c डेफिनेट इंटीग्रल में मैटर नहीं करता, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दैट टर्मिनोलॉजी ओवर हियर। ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। यानी इसके अंदर अगर आपका ये जो कैपिटल F है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का जवाब आ रहा है, तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे फाइंड होगा। वी लेट मी टॉक अबाउट के इसकी प्रैक्टिकली व्हाट डू वी मीन बाय वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार। तो इसको अगर आप रियल वर्ल्ड के हिसाब से, ये जो क्वांटिटी है a से लेकर b तक f ऑफ x dx, इसकी वजह से और भी मीनिंग्स हो सकती हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, लेकिन वन ऑफ देम इज दिस वन, कि इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करें आपके पास ये जो अंदर फंक्शन है f ऑफ x, इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर अज्यूम करते हैं इसका ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सपोज कर लें कि ये इस फंक्शन का ग्राफ है f ऑफ x का, ये आपका f ऑफ x है, ठीक है ना। और सपोज कर लें कि राइट ओवर हियर इस जगह पर, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है a और यहाँ पर है b। तो ये a से लेकर b के दरमियान ये जो ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है, तो ये जो इस कर्व के नीचे और इस x एक्सिस के ऊपर ये जो एरिया बन रहा है ना, ये दिस एरिया, ये आपका जो है फाइंड करेंगे आप लोग। ऐसे समझें कि ये इंटीग्रल इस एरिया को कैलकुलेट करेगा। तो ये एक इसकी मीनिंग ये है कि ये जो एरिया बन रहा है ना, ये एरिया दिस एरिया इज कैलकुलेटेड बाय दिस a से लेकर b तक आप f ऑफ x को इंटीग्रेट करते हैं। आप कहते हैं कि एरिया अंडर दिस कर्व
over this x-axis and between these two ordinates, या हम ऐसे कहते हैं एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन x-axis एंड the ordinates a and b. So ये एक पर्टिकुलर जो है ना प्रैक्टिकली इसकी मीनिंग है. So हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम चलेंगे एग्जांपल्स की तरफ. लेट्स इवेल्युएट दिस इंटीग्रल. आपने क्या करना है, आपने पहले इसका ये जो भी है ना इंटीग्रल, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप ये चलें इंडेफिनेट इंटीग्रल, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस 5 है, x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4. अब 4 जो है कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल होगा 4x. इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ मैं. फिर आप लिमिट लगाएंगे 1 से लेकर 3 तक. तो पहले आप क्या करेंगे, चलें एक बार फिर से आप इस जो ये जो जवाब है ना, इसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 1 से लेकर 3. तो पहले आप इसके अंदर 3 पुट करेंगे x की जगह, तो ये 3 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 2 फिर 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3. फिर इस पूरे में से जो भी जवाब आएगा इसमें से माइनस करेंगे आप 1 पुट करके इस पूरे फंक्शन के अंदर. 1 क्यूब प्लस 5 अपॉन 2 1 स्क्वायर एंड देन माइनस 4 टाइम्स 1, राइट. एंड देन ये हो जाएगा 3 3 9 27 हो जाएगा, प्लस 49 45 अपॉन 2 माइनस 12 एंड देन ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, ये -5/2 प्लस 4. अब ये नंबर्स हैं, इनकी कंप्यूटेशंस आप खुद करके यहाँ पर जवाब फाइंड कर लें. और याद रख लें कि जो इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रल, उसका जो जवाब होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल का, वो कोई ना कोई फंक्शन आता है जवाब, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस में भी सम कांस्टेंट सी. लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना किसी फंक्शन का, उसका जवाब जो भी आएगा वो कोई ना कोई नंबर होगा, सम रियल नंबर, राइट. लेट्स सॉल्व अनदर एग्जांपल. सॉल्व दिस डेफिनेट इंटीग्रल. हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो पहले हमें इंडेफिनेट सॉल्व करना होता है. तो हम क्या करते हैं, पहले ना इसको हम फर्स्ट जो है ना, हम सिर्फ इसको इंडेफिनेट को सॉल्व करते हैं. 2t प्लस कॉस टी डी टी, ठीक है ना. तो आपको पता है कि इसका जवाब आ जाएगा 2t² अपॉन 2 प्लस कॉस टी का क्या आता है, साइन टी होता है, ठीक है ना. अब प्लस सी भी पुट कर सकता हूँ मैं इधर, लेकिन अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे लास्ट में जो है ना डेफिनेट इंटीग्रल ही फाइंड करना है ना, t² प्लस साइन ऑफ टी, राइट. सो इसका मतलब है कि अब ये जो मेरा इंटीग्रल है 2t प्लस कॉस टी डी टी, ये बराबर है t² प्लस साइन टी के, राइट. तो अब जब मैं इसका डेफिनेट वर्जन फाइंड करूंगा, डेफिनेट इंटीग्रल वाला, वो -π/2 से लेकर π/2 तक 2t प्लस कॉस टी डी टी, दिस शुड बी इक्वल टू t² प्लस साइन टी, और इसकी लिमिट्स क्या होंगी, -π/2 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट इसकी है π/2. तो पहले हम इसके अंदर π/2 पुट करते हैं, तो π/2 का स्क्वायर प्लस साइन π/2, ये अपर लिमिट हमने पुट कर दी, और इसमें से माइनस कर देंगे अब हम लोअर लिमिट पुट करके, जो कि है -π/2 का स्क्वायर और प्लस साइन के अंदर -π/2, राइट. अच्छा, अब ये π/2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा π² अपॉन 4 प्लस साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये एक ब्रैकेट माइनस ये फिर वही π²/4 और साइन -π/2, यानी ये ऑड फंक्शन है तो ये -1 जवाब आ जाएगा, राइट.
तो इसको जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, और नो, ये माइनस का पाई स्क्वायर प्लस का पाई स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे राइट ओवर हियर। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 बेसिकली यहाँ पर। सो डेफिनेटली द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इज 2। के अंदर चले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इस फॉर्म का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या माइनस बी, इस फॉर्म का फंक्शन यानी एब्सोल्यूट के अंदर ये लीनियर फंक्शन अगर पड़ा हुआ है तो इस तरह के फंक्शन को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक, लीनियर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अंदर जो फंक्शन ये होना चाहिए ये लीनियर होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक है तो इट कैन बी अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, बट लेकिन हमने क्या करना है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, आपको पता है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू होता है तो इसकी एक वर्टेक्स होती है, और वो वर्टेक्स आप इस केस में ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 ए आ जाता है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये माइनस बी अपॉन ए ऐसी वैल्यू है जहां पर इसकी वर्टेक्स है और ये फंक्शन v टाइप होता है। तो अगर इस फंक्शन को और ओपन करके लिखते हैं ना आप लोग पीस वाइज को, तो आपको पता है ये बराबर होता है ए एक्स प्लस बी के, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और माइनस ए एक्स माइनस बी होता है जब आपका x लेस देन होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब आपकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए से यानी इस साइड होगी तो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो ये आएगा ए एक्स प्लस बी वाला, प्लस वाला। और जब आप इस साइड पे होंगे लेफ्ट पे तो आपका जो फंक्शन आएगा वो आएगा माइनस ए एक्स माइनस बी। इट कैन लुक लाइक उसकी शेप कैसे भी हो सकती है, बट लेट्स अज्यूम के वो ऐसे है। तो अब आपके पास, अब जब इंटीग्रेट आप करना चाह रहे हैं इस फंक्शन को, यानी कि वी वांट टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन ए एक्स प्लस बी डी एक्स विद लिमिट्स, यहां पर कोई लोअर लिमिट होगी और ये कोई अपर लिमिट होगी। अब 3 केसेस है ना इसके अंदर, वो तीनों केसेस मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो अपर और लोअर लिमिट हैं दोनों इस माइनस बी अपान ए से पहले आ जाए, यानी एक यहाँ पर लोअर लिमिट आ जाए और इस जगह पर अपर लिमिट आ जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर ये जो इंटीग्रल है इसको आप जब इवेल्युएट करेंगे ना, तो बस आप लोअर से लेकर अपर तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इस पोर्शन वाले को, यानी जो लेफ्ट पर आ रहा है माइनस ए एक्स माइनस बी को। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सो दिस इज द केस 1 राइट। पता है कि इस साइड पे माइनस ए एक्स माइनस बी है और इस साइड पे ए एक्स प्लस बी है। तो अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये केस 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा केस ये हो सकता है कि लोअर लिमिट यहां पर आ जाए और अपर लिमिट यहां पर, यानी कि ये जो माइनस बी अपाने है ये बीच में आ जाए। तो फिर जब आप इंटीग्रेट करेंगे लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक ए एक्स प्लस बी को, तो आप क्या करेंगे, पहले आप लोअर से लेकर इस बीच वाली वैल्यू जहां पर वर्टेक्स आ रही है माइनस बी अपान ए, यहां तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और फिर प्लस करेंगे इसके अंदर एक और इंटीग्रल जो कि यहाँ माइनस बी अपान ए से स्टार्ट होगा और ये जाएगा अपर लिमिट तक, और फिर इस पार्ट के अंदर आप ये फंक्शन उठाएंगे राइट। ठीक, और ए और बी पर सुटेबल अजम्पशंस होंगी, यहाँ पर ए और बी ऐसे समझे दोनों पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। तो ये दूसरा कैसे कि ऐसे होगा, जब ये वर्टेक्स वाली जो ये वैल्यू है ना एक्स वाली, ये अगर बीच में आ जाए अपर और लोअर के, तो याद रखें दो इंटीग्रल बनेंगे। अगर ये अपर और लोअर दोनों इस साइड पे आ जाए तो एक ही इंटीग्रल, बस इसको इंटीग्रेट करके लोअर से अपर। और अगर ये दोनों दूसरी साइड पे चली जाए, लेट मी से इट इन द केस 3, ये हो सकता है कि अपर और लोअर लिमिट दोनों इस माइनस बी अपान ए के राइट पर आ जाए। तो फिर जब आप ये इंटीग्रेट कर रहे होंगे लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक ए एक्स प्लस बी डी एक्स को, तो बस आप सिर्फ लोअर से लेकर अपर लिमिट तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं वो सिर्फ इस फंक्शन के साथ आ रही है। सो वी दिस इज अ जनरल काइंड ऑफ आइडिया। अभी हम स्पेसिफिक एक एग्जांपल करेंगे इसका ना। तो एग्जांपल मेरे पास जो है वो है
आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट -1 से लेकर लेट से 0 तक ऑफ दिस 2x-3 को वी वांट टू इंटीग्रेट दिस। तो ये इंटीग्रल है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर ये जो फंक्शन है अंदर इसको अगर एनालाइज करें तो ये हमारा बराबर है 2x-3 के, और आपको पता है कि इसकी जो वर्टेक्स आएगी x की वैल्यू वो 3/2 पर आएगी, ठीक है ना। ये रहा आपका 3/2 और यहाँ पर आपका सपोज कर लें 0 है। तो अब आपकी लोअर और अपर लिमिट, अच्छा उसके बाद इस फंक्शन को जब आप पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 2x-3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगा, और -2x+3 यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को जब x लेस देन 3/2 होगा। तो यानी कि इस साइड पे जो 3/2 के इस साइड पे जो आ रहा है वो है -2x+3, इस साइड पे जो फंक्शन आ रहा है वो है 2x-3। तो अब आपकी जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं वो -1 से लेकर 0 तक है, यानी -1 से लेकर 0 तक ये है ना, और ये दोनों लिमिट्स जो हैं वो इस 3/2 से पहले आ रही हैं। तो बस फिर इसका मतलब है कि वी आर इन द केस 1 फॉलोज के आपका जो इंटीग्रल है आए जो कि बराबर है -1 से लेकर 0 तक ऑफ दिस 2x-3 dx, ये अब बराबर हो जाएगा -1 से लेकर 0 तक। अब क्योंकि ये दोनों लिमिट्स लेफ्ट पे आ रही हैं तो बस ये फंक्शन उठाना है सिर्फ -2x+3 dx। अब आप लोग फर्दर तो इसको कर ही सकते हैं, ये -2x² 2 प्लस 3x और -1 और 0 ये लिमिट्स पुट करें अपर और लोअर एंड देन फाइंड आउट द आंसर। अच्छा अब इसी सेम इंटीग्रल को थोड़ा सा मैं चेंज करके केस 2 में ले जाता हूँ। नाउ सपोज वी वांट टू इंटीग्रेट द सेम फंक्शन फ्रॉम 0 to 3 and the function is same 2x-3 dx, वी वांट टू इंटीग्रेट दिस। अच्छा अब देखें आपका जो वर्टेक्स है वो तो वहीं पे आएगा 3/2 पर, लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है राइट पे फंक्शन है वो वही होंगे, लेफ्ट पे होगा -2x+3 वाला फंक्शन और इस साइड पे होगा 2x-3 वाला फंक्शन, ठीक है। लेकिन अब इस केस में जो लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट जो है वो यहाँ पर कहीं आ रही है 3। तो अब ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ये जो वर्टेक्स है ये इन दोनों के बीच में आ रही है, तो यहाँ पर दो इंटीग्रल बनेंगे। दो इंटीग्रल कैसे, पहला होगा 0 से लेकर इस वर्टेक्स वाली वैल्यू तक 3/2 तक, और दूसरा इंटीग्रल होगा 3/2 से लेकर 3 तक, यानी ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों। अच्छा अब 0 से लेकर 3/2 के अंदर कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ये वाला फंक्शन, क्योंकि ये लेफ्ट पर ये फंक्शन है -2x+3 dx, और फिर 3/2 से लेकर 3 तक फिर ये दूसरी साइड पे तो ये फंक्शन है 2x-3 dx। अब आप चाहें तो इस इंटीग्रल को I1 नाम दे दें, इसको I2 नाम दे दें, और इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके सम करें, जो जवाब आएगा वो इस इंटीग्रल के बराबर होगा। अब आप चाहें तो कैलकुलेट मैं कर देता हूं, लेकिन ये आप खुद कैलकुलेट कर दीजिएगा, इसका इंटीग्रल का जवाब और इस इंटीग्रल का जवाब दोनों को आपस में ऐड करके इसके बराबर रख देंगे आप। देन इसी को एक थर्ड केस के अंदर भी हम ट्विस्ट करके ले, वी वांट टू इंटीग्रेट द सेम बट अब 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं 2x-3 इसी इंटीग्रल को, इसी फंक्शन को। अब आपको पता है कि ये जो इनसाइड में फंक्शन पड़ा हुआ है f(x) इक्वल टू 2x-3, इसकी वही वर्टेक्स है x इक्वल टू 3/2, और इसकी अपर लिमिट जो है वो 2 है और 4 है, और लोअर जो है वो 2 है। तो 2 यहाँ पर आ रही है और 4 यहाँ पर आ रही है, तो ये 2 से लेकर 4 ये दोनों इस वर्टेक्स की राइट पर आ रही है, और इस वर्टेक्स की राइट पर आपको फंक्शन पता है कि 2x-3 है। तो बस फिर इसका मतलब है कि सिर्फ 2x-3 को ही इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका ये जो इंटीग्रल 2 से 4 है 2x-3 dx, इट शुड बी इक्वल टू 2 से लेकर 4 2x-3 dx। बस सिंपल। अगर लोअर लिमिट इस वर्टेक्स वाली वैल्यू से पहले आ रही है तो इस साइड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है सिर्फ, अगर दूसरी साइड पे आ रही है तो इसको इंटीग्रेट करना है, और अगर दोनों के से क्रॉस हो रही है अपर और लोअर तो फिर पहले
इस लोअर से लेकर 3/2 तक, फिर 3/2 से लेकर अपर तक आपने इंटीग्रेट करना है, राइट। सी डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि है एवरेज वैल्यू। सो डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स, ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास जो कि इंटीग्रेबल है इस क्लोज इंटरवल पर, तो उसी फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा। एक एग्जांपल करवा देता हूं मैं विदाउट एनी डिले। सपोज कर लें कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि इसका जो है ना वो एवरेज वैल्यू बताएं इसी f का ओवर दिस इंटरवल, लेट से 3 to 9। ठीक, तो अब क्या करेंगे, पहले आप इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे 3 से 9 तक एक्स स्क्वायर का, जो कि बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट्स 3 9। सो ये बन जाएगा 9 पावर 3 ओवर 3 माइनस 3 पावर 3 ओवर 3 which is equal to is 234। आप कंप्यूटेशंस को चेक कर लीजिएगा। सो देयरफॉर जो एवरेज वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 1 अपॉन बी माइनस ए। बी क्या है 9 है, ए क्या है 3 है, 9 माइनस 3, और इंटीग्रल का जो जवाब आया है इसका वो है 234। तो ये 234 ओवर 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें आप। इसी से मिलता जुलता हुआ एक और एग्जांपल है एवरेज। लेकिन ये क्वेश्चन है एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स, द स्पीड ऑफ साउंड कैन बी मॉडल्ड बाय, ये स्पीड ऑफ साउंड है। जब एल्टीट्यूड आपकी 0 से लेकर 11.5 के दरमियान होगी तो इस फंक्शन से आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मिल जाएगी, और जब आपकी एल्टीट्यूड 11.5 से 22 के दरमियान हो जाएगी तो फिर ये उसकी स्पीड कांस्टेंट है 295। फिर आप 22 से 32 तक जाएंगे तो फिर आपके पास इस फंक्शन से स्पीड मिलेगी, फिर 32 से 50 तक इस तरह, फिर 50 से 80 मीटर तक, या मीटर्स हैं या जो भी है मीटर्स हैं तो वहां पर स्पीड के लिए ये फार्मूला होगा। वेयर एक्स इज एल्टीट्यूड इन किलोमीटर्स, तो ये किलोमीटर्स हैं 0 से 11.5, फिर 11.5 से 30, 22 एंड देन 22 से 32। अब आपसे सवाल ये किया जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ साउंड ओवर द इंटरवल। तो एवरेज स्पीड क्या होगी साउंड की ओवर दिस इंटरवल, आपने बेसिकली आप यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। एवरेज जो है वो बराबर होनी चाहिए 1 अपॉन बी माइनस ए टाइम्स ए टू बी इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब b और a तो आपको पता है 80 और 0 है, तो 80 माइनस 0, ये 0 से लेकर 80 तक, और ये f ऑफ एक्स डी एक्स जो कि बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 80 टाइम्स 0 to 80। अब f ऑफ एक्स की जगह ये s ऑफ एक्स डी एक्स है। तो अब आपको पता है कि ये जो s ऑफ x है ना ये पीस वाइज डिफाइंड है, पहले 0 से लेकर 11.5 तक है, फिर 11.5 से लेकर 22 तक है, तो इसको आपने जहन में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो फिर इस हिसाब से जो एवरेज स्पीड है वो बराबर हो जाएगी 1 अपॉन 80, ये तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 11.5 तक, कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ये -4x प्लस 341 dx। फिर आप क्या करेंगे 11.5 से लेकर चले जाएंगे अगली वैल्यू तक 22 तक, और वहां पर फंक्शन ये इस्तेमाल करेंगे 295 dx। फिर आप 22 से चले जाएंगे 32 तक, और वहां पर आपका जो फंक्शन है वो ये होगा 3/4x प्लस आपका है 278.5 dx। फिर इसी तरीके से फिर 32 से लेकर आप जाएंगे 50 तक, और वहां पर इंटीग्रल कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इंटीग्रेंड 3/2x प्लस 254.5 dx। फिर प्लस लास्ट में आप जो है वो 50 से लेकर 80 तक चले जाएंगे, और आप फंक्शन ये वाला इस्तेमाल करेंगे -3/2x और प्लस 404.5 dx। फिर इसके साथ ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये सारे इंटीग्रल्स का जवाब आएगा जो यहाँ पर वो सम कर देंगे और फिर उसको 80 से डिवाइड कर देंगे। सो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटेशन, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। जिस तरह से हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन थी, तो यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होती है।
तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है। पहले आप इसकी इंडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर लें सब्सटीट्यूशन से, फिर जवाब आने के बाद जो जवाब आए x में उसके अंदर फिर लिमिट्स पुट करके जवाब फाइंड करें। लेकिन एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन होगी इसमें u की। आपको पता है कि ये जो अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है इसका जो डेरिवेटिव है और ये जो बाहर फंक्शन पड़ा हुआ है इसमें सिर्फ नंबर का फ़र्क है, तो इसको आप u सपोज करते हैं अंदर वाले प्रीवियसली करते आ रहे हैं। सो वी से u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, और फिर हम du बाई डी एक्स फाइंड करते हैं जो कि आ जाता है 3x², और यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग, जो कि बराबर हो जाएगी du अपॉन 3x²। अब ये dx की वैल्यू आ गई, ठीक। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल हो तो इसी जगह पर एक और काम भी आप करते जाते हैं, और वो ये काम होता है कि ये जो अपर और लोअर लिमिट है दोनों चेंज कर दें। आपको पता है कि ये x की लोअर लिमिट है, तो जब x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 1 को, तो u की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, तो उसके लिए आप ये जो लोअर 1 वैल्यू है ना, ये इस जगह पर पुट करके u की वैल्यू फाइंड कर लें। तो 1 क्यूब प्लस 1 और ये बराबर हो जाएगी 2 की। तो इसका मतलब है u 2 को अप्रोच करेगा जब x 1 को अप्रोच करेगा, तो u के अंदर जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, ठीक। फिर इसी तरीके से जब x की अपर लिमिट 2 है, x जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो u किस को अप्रोच करेगा, उसके लिए फिर यहाँ पर आकर आपको 2 पुट करना है x की जगह, जो कि बराबर हो जाएगा 9 के, यानी कि u अप्रोच करेगा 9 को। तो अब लोअर लिमिट आपकी u के हिसाब से 2 हो जाएगी, और इसकी जो अपर लिमिट है u के हिसाब से वो 9 हो जाएगी। तो अब जब आप चेंज करेंगे ये dx को du में, तो ये लिमिट भी चेंज कर दें, और फिर उसमें आप बहुत सारी और चीज़ों से बच जाएंगे, डायरेक्टली बस जवाब की तरफ आप जाएंगे u के अंदर। इसका मतलब ये रहा कि हमारा जो इंटीग्रल है वो बराबर हो जाएगा फ्रॉम 2 to 9 ऑफ दिस 2x², और इस स्क्वायर रूट के अंदर u, और ये du अपॉन 3x², ठीक। अब ये x² इस x² के साथ कैंसिल, 2/3 बाहर आ जाएगा, और फिर इंटीग्रेट करेंगे 2 से लेकर 9 तक स्क्वायर रूट u du को, ठीक। अब आपको पता है कि ये अब पावर रूल है ना, 2/3 बाहर रखें तो ये आपके पास 2 से लेकर 9 तक u पावर 1/2 du है, और ये पावर रूल के मुताबिक आपका बराबर हो जाएगा u पावर 3/2, नीचे आ जाएगा 3/2, जिसको आप 2/3 करके यहाँ लिखेंगे, और ये लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 9, and then further it will be equal to 2 to the 4/9, ये बाहर आ जाएगा। फिर u के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, पहले 9 के ऊपर 3/2 एंड देन 2 के ऊपर 3/2। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर दें कि 9 के ऊपर 3/2 का क्या मतलब है, तो ये मेरे ख्याल में हो जाएगा समथिंग लाइक, अच्छा इसको आप खुद ही सिंप्लीफाई कर दें, ये 9 को 3 की पावर 2 में लिखें, और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करें, कहाँ तक जा सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो दिस इज़ आल्सो फाइन आंसर, और कैलकुलेटर है तो इसकी भले आप पॉइंट्स में भी वैल्यू दे सकते हैं, राइट। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, उनको शायद मैं पहले यूज़ कर भी चुका हूँ, लेकिन अभी मैं उनको यहाँ पर लिस्ट करने जा रहा हूँ। एक ये है कि अगर a से लेकर b तक आप किसी दो फंक्शंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, दो फंक्शंस के सम को, तो आप जैसे इंडेफिनेट के अंदर इंटीग्रल दोनों के ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं, तो डेफिनेट के अंदर भी आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रल लगा दें, ठीक। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई फंक्शन के साथ नंबर मल्टीप्लाई है k, और इंटीग्रेट कर रहे हैं a से लेकर b तक, तो आप ये जो नंबर है k इसको बाहर ले आए, बस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें। इसको शायद मैं पहले यूज़ भी कर चुका हूँ एग्जांपल्स के अंदर। तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल आप फाइंड करना चाह रहे हैं, सूटेबल फंक्शन का, a से लेकर a तक, यानी अपर और लोअर लिमिट दोनों बराबर है, तो फिर इसका जो इंटीग्रल आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक। और तीसरी, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी तीसरी जो बन जाती है वो ये है कि अगर फंक्शन इफ f of x इज इवन, यानी इवन फंक्शन है और उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं -a से लेकर +a तक f of x को,
इवन फंक्शन है, तो फिर ये 2 टाइम्स 0 से लेकर a तक f ऑफ एक्स डी एक्स बन जाता है। ठीक। और इसी तरीके से अगर ऑड फंक्शन है आपके पास, इफ f ऑफ एक्स इज ऑड, तो फिर इसका जो इंटीग्रल माइनस a से लेकर a तक जो होगा वो 0 हो जाता है। ठीक। थर्ड थिंग इज के एक फंक्शन, सपोज करें a और b के दरमियान एक और वैल्यू आ रही है c, और फिर आप a से लेकर b तक इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं किसी फंक्शन को। ठीक है ना, ऐसे समझे जैसे हम कर रहे थे एब्सोल्यूट वाले के अंदर, यहाँ a है, यहाँ पर c है और यहाँ पर b है। आप इंटीग्रेट फाइंड करना चाह रहे हैं a से लेकर b तक, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप a से लेकर c तक इंटीग्रेट करें फंक्शन को, ऐसे कर सकते हैं आप। और फिर आप क्या करते हैं c से लेकर b तक, यानी पहले आप ये इंटीग्रल फाइंड करें और फिर उसमें ऐड कर दें ये इंटीग्रल, तो ये बराबर होते हैं आपस में, यानी a से लेकर c प्लस c से लेकर b, ये जो इसका जवाब होगा दिस इज इक्वल टू दिस फंक्शन ओवर दिस ऑल इंटरवल फ्रॉम a टू b। ठीक। वन मोर थिंग कि अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x और वो फॉर ऑल वैल्यूज इन a टू b, f ऑफ x जो है वो g ऑफ x से छोटा है, तो फिर इसका a से लेकर b तक जो इंटीग्रल होगा ना वो भी इससे छोटा होगा। ठीक। राइट। फ्रॉम देयर आर कि अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल x इन a टू b, तो फिर इसका इंटीग्रल भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर नेगेटिव है तो इंटीग्रल भी नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका इंटीग्रल भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और अगर लेस देन जीरो है तो ऑब्वियसली द इंटीग्रल हैज टू बी लेस देन जीरो। ठीक। और कोई प्रॉपर्टी, लेट मी सी इफ देयर इज एनी। ये एक एप्लीकेशन के तौर पर एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं -3 से लेकर 3 तक, और फंक्शन है आपका sin x dx। तो आपको पता है कि ये इवन फंक्शन है ना, और ऑड फंक्शन है तो ये 0 होनी चाहिए। ठीक। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई -100 से लेकर 100 तक इंटीग्रेट करना चाह रहा है, एक फंक्शन है जो कि है x टाइम्स e टू द x पावर 4 dx। वैसे तो ये इंटीग्रल फाइंड करना ही बहुत नाइटमेयर है, लेकिन हमें ये पता है कि ये फंक्शन ऑड है, आप चेक कर सकते हैं, तो इस वजह से ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह लेट से -10 से लेकर 10 तक आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन फंक्शन है 1/x³। अब ये भी ऑड है तो आप कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो जाना चाहिए। ठीक। तो ये ऑड वाले के केस में दिस इज इंटरेस्टिंग। सो और इवन वाले केस में भी, फिर अगर इवन की बात कर रहे होते हैं ना, तो अगर मिसाल के तौर पर कोई ये इंटीग्रेट करना चाह रहा है -π से लेकर π तक, सपोज करें कोई sin x को cos x को इंटीग्रेट करना चाह रहा है, तो पता है हमें कि ये जो फंक्शन है ये इवन है, तो ये 2 टाइम्स 0 से लेकर बस π तक कर दे, यानी नीचे वाले इसकी जगह 0 ले आए और ट्वाइस कर दे। ये ऐसा क्यों होता है, ज्योमेट्रिकली भी इसको हम देख सकते हैं, लेकिन इस सेशन के अंदर नहीं, किसी और सेशन के अंदर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक। डेफिनेट इंटीग्रल की एक वन ऑफ द बेसिक और यूजफुल जो एप्लीकेशन आ जाती है वो होती है फाइंडिंग द एरिया। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है नीचे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, और वो रीजन जो है इसमें 89 के अंदर आप देख सकते हैं कि ये रीजन आपको गिवन है। अब ये रीजन जो है ना, ये वाला रीजन, ये इस फंक्शन के नीचे आ रहा है, इस फंक्शन के नीचे, और ये फंक्शन के अंदर जो आ रहा है। देखिए इसमें एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हैं, 0 से लेकर π तक। तो बस आप सिंपली इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन का ग्राफ है, इसको 0 से लेकर π तक इंटीग्रेट करते हैं 89 के अंदर। 0 से लेकर π तक आप इंटीग्रेट कर देंगे इस 2 sin x प्लस sin 2x को। ठीक है ना। अब ये इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है, तो जो जवाब आएगा वो इसका एरिया होगा। इसी तरह इसके अंदर भी ये जो फंक्शन के अंदर जो आ रहा है एरिया, ये 0 से लेकर π तक का है, तो ये भी 0 से लेकर π तक होगा आपका 90 के अंदर। और ये फंक्शन जो है वो sin x प्लस cos 2x है।
राइट, dx। तो ये जस्ट आप सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट। तो देयर कैन बी मेनी अदर थिंग्स जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम आने वाले सेशंस के अंदर बातों को, दूसरे सेशन के अंदर जो चीज़ें रह जाती हैं उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल ये एक स्केच ही था